लोग आज आगे बढ़ने के पहले हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने पहले एक हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। बिफोर गोइंग टू पोस्ट वॉर नेगोशिएशन, लेट्स सी दैट पी को रिपोर्ट, आज जो पहला जारी फॉर्मूला, बीरपुर रिपोर्ट, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, और तीसरा हम देखते हैं गांधी जिन्ना टॉप। रॉबर्ट प्लान, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट। आप इसको लिखिए अपनी कॉपी में। यह जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आप इसको साथ जोड़ना चाहें तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ, यह एक महत्वपूर्ण पूरा पड़ाव है जो ये बताता है कैसे आजादी और विभाजन के बीच की पूरी यात्रा तय हुई। अगर हम पीरपुर रिपोर्ट देखें, हमने पीरपुर रिपोर्ट को डिटेल में बताया था। अब पहला ही सवाल पूछता है व्हाट इज द पीरपुर रिपोर्ट। जो भी लगता है मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई पर्पसली स्टार्ट रिपीटिंग इट। तो पीरपुर रिपोर्ट के साथ एक सवाल प्रीलिम्स का क्या है कि पीरपुर रिपोर्ट किसने बनाई थी। यह पीरपुर रिपोर्ट के लिए लीग ने, मुस्लिम लीग ने अपॉइंट किया था। लेट्स सी टुवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो पीरपुर रिपोर्ट है इसको मुस्लिम लीग ने अपॉइंट किया था। मुस्लिम लीग ने अपॉइंट किया राजा पीरपुर। राजा पीरपुर जो थे वह इसके चेयरमैन थे। राजा पीरपुर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन पीरपुर रिपोर्ट। अब पीरपुर रिपोर्ट का काम क्या था? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उन राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस ने कितना अन्याय किया है मुसलमानों पर, इसको एग्जामिन करने के लिए पीरपुर रिपोर्ट बनी थी। इफ यू रिमेंबर माय डे बिफोर सेटा टॉक, यू विल गेट इट। अब उसमें जो हिंदी को इंपोज करना था, उर्दू को सप्रेस करना था। और अगर हम देखें मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिम लीग एक अर्बनाइज संस्था थी, यह शहरीकरण की संस्था थी। इसका गांव में और आम लोगों में उतना कंट्रोल नहीं था, तो इनका मासेस नहीं था। तो जिन्ना ने रियलाइज किया अंडर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जिन्ना's mental status. It was an urbanized institution. So Jinnah has realized that in any constitution scheme based on the people's votes, no political party could prosper without a firm rural base. एक firm rural base की आवश्यकता होती, उसके बगैर कोई पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती अगर वोटिंग पैटर्न आएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मास कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया। अब इसको इस्तेमाल कर सकते आप मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संघर्ष में कैसे सांप्रदायिकता विकसित हुई। तो उन्होंने मास कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया अंडर द बैनर ऑफ मुस्लिम लीग। अब जो नेम ऑफ रिलीजन था और सर्विसेज ऑफ द मुल्लास, अब इस मास कॉन्टैक्ट में क्या किया? नेम ऑफ द रिलीजन और मुल्लास को, धार्मिक नेताओं को उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने एक वॉलंटियर कॉज बनाई, नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड के नाम से अगर पीरपुर रिपोर्ट पर पूरा सवाल आता है 150 शब्द का तो हैंडल नहीं होगा अनलेस यू प्रिपेयर दिस। उन्होंने एक नेशनल गार्ड बनाई और जो सर्विस थे, जो खाकसार, जो मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम्स के पंजाब में,
उसकी सर्विस। तो अब क्या सवाल हो गया, हु वाज द खाकसास, ये शायद सब आया हुआ है कि खाकसास कौन थे, हु वाज द खाकसास। तो खाकसास कौन थे, उन्होंने जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था ये पंजाब का, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यह पंजाब का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। तो उन्होंने इस खाकसार की सर्विसेज ली। यह मुस्लिम का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। यह ग्राउंड तैयार किया जिन्ना ने, यह क्लेम करने के लिए मुस्लिम वाज द वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम। ये सारा क्यों किया, मुस्लिम्स का ओनली ऑर्गेनाइजेशन है। तो यू कैन प्रिपेयर दिस केस ऑल्सो, हाउ द जिन्ना हैज स्प्रेड द कम्युनिज्म, how the country has been divided, how a party who lost election 1937 got a lot majority 1946. In 1937 election, the Muslim League not got much support in the provinces, but in 1946 even the Muslim dominated provinces, in 1946 he has got it. So these are the process how he got it. तो ये जो चाहते क्या थे कि उनके क्लेम को रिकॉग्नाइज किया जाए कि मुस्लिम अकेली एक संस्था है, मुस्लिम लीग अकेली संस्था है जो कि बात कर सकती है मुसलमानों के लिए। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का बनना आवश्यक है और पाकिस्तान हम बना के लेंगे। तो यह पाकिस्तान का रेजोल्यूशन था जो मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया 20 मार्च, इस डेट का याद रखिएगा, 20 मार्च। इस समय पाकिस्तान के अंदर एक समस्या चल रही है डेमोक्रेसी की, इसे पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया है और भारत की आजादी विभाजन के बाद फिर आ सकता है। तो 20 मार्च 1940 का जो लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन ऑफ 20 मार्च 1940, जिसमें यह अडॉप्ट किया गया। अब यह जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है यह किसने मूव किया था, फजलुल हक। ये सब सवाल याद करते हैं, फजलुल हक आप ध्यान से लेना, का बहुत सवाल मिलेगा। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को फजलुल हक ने मूव किया। ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल। ये कौन थे, यह प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल। इन्होंने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को जो मुस्लिम लीग की जो सेशन थी उसमें मूव किया और इन्होंने फॉर्म किया था मिनिस्ट्री इन 1937 एज ए लीडर ऑफ कृषक प्रजा पार्टी। इन्होंने 1937 में कृषक प्रजा पार्टी के लीडर के रूप में इन्होंने कृषक प्रजा पार्टी के लीडर के रूप में उन्होंने मिनिस्ट्री फॉर्म की थी बंगाल में। इन्होंने इसको मूव किया। अब इन्होंने यह, अगर हम पूरी बात को इसेंस को देखें तो यह पाकिस्तान रेजोल्यूशन था क्या, यह रेजोल्यूशन था कि जहां पर मुस्लिम न्यूमेरिकली मेजॉरिटी में है, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन, यह पाकिस्तान रेजोल्यूशन था क्या, जहां पर न्यूमेरिकली मुस्लिम मेजॉरिटी में है, न्यूमेरिकली मुस्लिम मेजॉरिटी में है। ये कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और ईस्टर्न साइड में। तो ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ वेस्ट में जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, उस पार्ट को मिलाकर एक पाकिस्तान बनाया जाए। जिन्ना लगातार बोल रहे थे पार्टीशन के सपोर्ट में, लेकिन वह इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा टेरिटरी का, रिसोर्सेस का, यह एक्सप्लेन उनसे नहीं हो पा रहा था। तो यह समस्या बहुत बड़ी थी कि जो लगातार यह कोशिश कर रहे थे। अब एक पाकिस्तान का आता कहां से है, मैंने पहले भी कहा, अगेन रिपीटिंग इट, कि पाकिस्तान शब्द कहां से आया। 1933 में जो कैम्ब्रिज ग्रुप था वह पाकिस्तान शब्द को लेकर आया, लेकिन उस समय पाकिस्तान की कोई अवधारणा पूरी तरह से बन नहीं पाई थी।
अब इस पाकिस्तान के बाद आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला, या जरूर याद रखिएगा, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी एक फॉर्मूला लेके आते हैं। उनके फॉर्मूले खास बात क्या था कि पहली बात क्या है, मुस्लिम लीग इंडोर्स करे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद, कि मुस्लिम लीग इंडोर्स करे द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस और कोऑपरेट करे विद कांग्रेस। इसके साथ दूसरा, कोऑपरेट विद कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तीसरा, वो फास्ट, तो मुस्लिम लीग इंडोर्स करे इंडियन इंडिपेंडेंस को लेंगे और फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री में वह कांग्रेस के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करे। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक कमीशन बनाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जो उस एरिया को डिमार्केट करेगा नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया में, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है। एक कमीशन बनेगा आफ्टर वॉर, कमीशन आफ्टर वॉर, जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न एरिया में डिमार्केट करेगा, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, और वहां पर प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट क्या होता है? जनमत संग्रह होगा। तो तीसरी कंडीशन क्या थी कि वह एक कमीशन वॉर के बाद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो इस बात को डिमार्केट करेगा कि कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर वेयर द मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, और वहां पर एक प्लेबिसाइट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। किसके बेसिस पे? एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। एडल्ट सफरेज के आधार पर वहां पर एक प्लेबिसाइट किया जाएगा। अगर मेजॉरिटी डिसाइड करती, अब चौथी बात नोट कर लिया, नोट इट डाउन, यस ओके। अगर मेजॉरिटी डिसाइड करती है, अगर मेजॉरिटी पाकिस्तान फॉर्मेशन पर डिसाइड करती है, अगर मेजॉरिटी पाकिस्तान फॉर्मेशन पर डिसाइड करती है, उस परिस्थिति में अगर मेजॉरिटी यह डिसाइड कर देती है कि एक सोवरेन स्टेट बना जाए, तो डिसीजन लिया जाएगा बगैर किसी प्रेजुडिस से, राइट ऑफ द बॉर्डर एरिया टू चूज बिटवीन आइदर स्टेट। तो अगर मेजॉरिटी डिसाइड करती है इन फेवर ऑफ फॉर्मिंग ए सेपरेट सोवरेन स्टेट, तो सच डिसीजन shall be given effect to without prejudice to the right of the border areas to choose between either state. Got it? To choose between either states. Border areas. अब यह ओपन होगा ऑल पार्टीज को कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट करें बिफोर द प्लेबिसाइट हेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लेबिसाइट हेल्ड होने के पहले हर पार्टी अपने व्यू को एडवोकेट करेगी, मतलब अपने बारे में प्रचार करेगी कि वो क्या चाहते हैं। मुस्लिम लीग करना चाहे मुस्लिम लीग करे, कांग्रेस चाहे कांग्रेस करे। और अगर सेपरेशन होता है तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करना होगा। इफ सेपरेशन, अगर सेपरेशन होता है तो ए म्यूचुअल एग्रीमेंट, वह म्यूचुअल एग्रीमेंट किस बात का होगा? इफ देयर इज अ सेपरेशन इन द कंट्री, तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए ज्वाइंटली, जिसमें कॉमन सर्विसेज, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इसके बारे में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करने की आवश्यकता है, किया जाना चाहिए। और जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन है
वह वॉलंटरी होगा। ट्रांसफर ऑफ, ऐसे ही आप कॉपी में लिखो, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल में है। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन वॉलंटरी होगा। जो जहां जाना चाहेगा वह अपनी स्वेच्छा से जाएगा, उसको किसी तरह से फोर्स नहीं किया जाएगा। सारी स्कीम का इंप्लीमेंटेशन ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद होगा। जो ये स्कीम है इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा? ट्रांसफर ऑफ पावर। यह ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद सारी इंप्लीमेंटेशन होगा। जिन्ना ने इसको टर्न ऑन कर दिया, क्योंकि इसमें उनको कोई अच्छा पाकिस्तान नहीं मिला था और वह इस बात से सहमत नहीं थे कि ट्रांसफर ऑफ पावर की बात वो पहले चाहते हो जाए, तो उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। लेकिन इस बात पे एग्री हो गए कि इस इशू को गांधी के साथ डिस्कस किया जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आया, इसको जानना क्यों जरूरी है? आगे जो गांधी और इसको आगे जो गांधी और जिन्ना का टॉक है, गांधी जिन्ना टॉक, यह गांधी जिन्ना टॉक राजगोपालाचारी फॉर्मूले पर होती है। राजगोपालाचारी फॉर्मूले पर आगे गांधी और जिन्ना की टॉक होती है। दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू नो। यह गांधी ने रिक्वेस्ट किया जिन्ना से कि टॉक की जाए ऑन द बेसिस ऑफ राजगोपालाचारी। गांधी ने ऑफर किया टू नेगोशिएट जिन्ना ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इन इंडिया, क्रिएटेड सेंसेशन, प्रोवोक द इंडिजिनाइजेशन ऑफ हिंदू एंड सिख माइनॉरिटी पंजाब एंड हिंदू बंगाल। तो यह जो गांधी लगातार कह रहे थे कि जो पार्टीशन होगा उसमें जो उस इलाके के सिख है, हिंदू है, उनके साथ क्या किया जाएगा। तो गांधी और जिन्ना टॉक स्टार्ट हुई 9 सितंबर 44 को। जो गांधी जिन्ना टॉक हुई इस पे यह लंबी चली, यह 27 सितंबर 44 तक चली। अब गांधी जिन्ना टॉक का जो मेन पॉइंट था, दोनों का डिफरेंस था। गांधी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इंडियन मुस्लिम्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेपरेट नेशन, जिसको जिन्ना रिगार्ड करते थे ए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिस पर पाकिस्तान का क्लेम बन रहा था। गांधी इस बात को रिगार्ड कर रहे थे कि इंडिया एक फैमिली है जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, अब मुस्लिम वेर ओनली वन ऑफ देम। तो पहली बात क्या है? देखो, फंडामेंटल, फर्स्ट इज फंडामेंटल। अब गांधी में और जिन्ना में जो व्यू पॉइंट था फंडामेंटल इश्यू का क्या था? गांधी एक यूनिटी इंडिया को मानता, जिन्ना नहीं मानता। तो गांधी का मानना था कि इंडिया सेपरेट नहीं हो सकता है, इंडिया एक यूनिटी है और वह इसमें पाकिस्तान की बात नहीं आ सकती, बिकॉज मुस्लिम जो है वह इंडिया के पास है। नॉट सेपरेटेड। जिन्ना का कहना था नहीं, मुस्लिम्स एक अलग एंटिटी है और वह एक साथ नहीं रह सकती। गांधी ने प्रपोज किया कि जो मुस्लिम है रहते हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पावर में और पार्ट ऑफ पंजाब, बंगाल, आसाम, who desires to live in separation from the rest of India should form a new state. दूसरा एरिया इशू। गांधी और जिन्ना में यह डिस्प्यूट था कौन कौन सा एरिया रखा जाए। तो गांधी का कहना क्या था? बलूचिस्तान, लिख ले आप लोग, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पार्ट ऑफ पंजाब, बंगाल और असम, जो डिजायर करते हैं सेपरेशन रहना फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, यह एक न्यू स्टेट फॉर्म करें। जिन्ना इंसिस्ट क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान शुड ऑल द 6 प्रोविंस मेंशन अबव। जो 6 प्रोविंस थे, जो 6 प्रोविंस थे, इन 6 प्रोविंस में गांधी का क्या कहना था? Only Muslims living in these areas. Only Muslims living in these areas.
गांधी कह रहे थे ओनली मुस्लिम लिविंग इन दीज एरियाज, अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो वह एक अलग स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। अब जिन्ना क्या कह रहे थे, ऑल 6 प्रोविंस, गॉट द डिफरेंस, ऑल 6 प्रोविंस। जो वर्ड मुस्लिम है या गांधी कह रहे थे, जिन्ना का नहीं, हमको पूरा का पूरा एरिया चाहिए। इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? जो साफ कहा कि अगर सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल एडजस्टमेंट जो एग्री अपॉन हो, जो एज इंडिकेटेड इन द लॉ ऑफ ओरिजिन, तो हम कहा कि आप करो सब दो सब्जेक्ट टू सर्टेन टेरिटोरियल एडजस्टमेंट, जिसको हम बाद में बहस करेंगे। गांधी ने कहा सेपरेट मुस्लिम स्टेट शुड फॉर्म आफ्टर इंडिया वाज फ्री। तीसरा आफ्टर इंडिया वाज फ्री। गांधी का कहना था आफ्टर इंडिया वाज फ्री, जब भारत का आजाद हो जाएगा उसके बाद आप सेपरेट आप मुस्लिम की बात करो। लेकिन जिन्ना का कहना था इमीडिएट एंड कंप्लीट। इमीडिएट हो और कंप्लीट किया जाए। गांधी ने सजेस्ट किया कि एक ट्रीटी हो जाए, सेपरेशन टू प्रोवाइड फॉर द एफिशिएंट एंड सेटिस्फैक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन, डिफेंस और कम्युनिकेशन। इसके लिए एक एग्रीमेंट हो जाए कि हम लोग इस पर कॉमन काम करने की कोशिश करते हैं। जिन्ना कहते थे कि सारे मैटर्स हम खुद ही देखेंगे, हम ये नहीं करेंगे। इट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड जिन्ना। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर? अब गांधी जिन्ना टॉक जो ही है वह इन दोनों को साथ लेकर नहीं आ पाई। उसके बाद आते हैं वॉवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर के बाद फिनिश हो गया। उसके पहले शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई जून 25, 1945। जो शिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई वह उसमें जिन्ना ने सबसे मोस्ट अनरीजनेबल डिमांड रखी कि किसी भी चीज के फॉर्मेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट काउंसिल सरकार के फॉर्मेशन में मुस्लिम्स को अपॉइंट करने का राइट ओनली मुस्लिम लीग हैज। आप अगर कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना चाहते हो, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो प्रपोज की जा रही है, उसमें अगर कोई मुस्लिम अपॉइंट होगा तो वह वही होगा जिसको मुस्लिम लीग चाहेगी। कांग्रेस किसी मुस्लिम को अपॉइंट नहीं कर सकती है। और जो गवर्नर जनरल पावर ऑफ वीटो है, वेयर टू बी रीइंफोर्स्ड बाय स्पेशल सेफगार्ड फॉर द मुस्लिम विद इन काउंसिल। इस काउंसिल में जो गवर्नर जनरल का वीटो है वह रहना चाहिए। क्यों? मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए, मुस्लिम इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए गवर्नर जनरल का जो वीटो है वह रहना चाहिए। अब अगर इसको हम देखेंगे, अगर यह दिखे तो कांग्रेस के लिए एक्सेप्ट करना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस एक समेकित संस्था थी, एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन था जिसमें सारे धर्मों और संप्रदायों के लोग थे। और इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई और शिमला कॉन्फ्रेंस के फेलियर ने मुस्लिम लीग को एक वीटो दे दिया। तो आपके तरीका का सवाल हो सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो गई? और यह हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं पोस्ट वॉर नेगोशिएशंस। होप इट इज क्लियर नाउ?
Anyone has any problem? Any query? कोई सवाल है, कोई इशू है? Very good, very good. Anyone any problem? Because it's a bit factual issue है, इसमें एनालिसिस ज्यादा फैक्ट बहुत है इसमें. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहा था लगातार 6 साल तक चला, जापान के सरेंडर के साथ ही 15 अगस्त 1945 को खत्म हो गया. उसके साथ लेबर पार्टी की रिसाउंडिंग विक्ट्री हुई. ऐसी विक्ट्री इतिहास में तब हुई थी. जो लेबर गवर्नमेंट थी, क्लेमेंट एटली एज ए प्राइम, ये सवाल कई बार आ चुका है कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए. जो फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश रूल, उन्होंने किया एक जनरल इलेक्शन किया इंडिया, बगैर डिले किए एक इलेक्शन कर दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लेस किया टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल आफ्टर वॉर एंड टाइम. इसलिए आ गया है कि प्रैक्टिकल इस बात को फुलफिल किया जाए. वॉर के पहले कहा गया था कि वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा. अब नौ लेबर पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई थी, उन्होंने उनकी इंडिया के तौर से जीनोसाइड रखी थी. अब दिक्कत क्या थी, इंडिया वाले एक यूनाइटेड स्कीम प्रेजेंट करने में फेल हो रहे थे. कांग्रेस और मुस्लिम लीग का टू डिफरेंट फ्रंट था, इनके पास कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं था. मुस्लिम लीग लगातार डिस्कस करेगी एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज ए कंडीशन प्रेसिडेंट to negotiation for settlement. For any transfer of power from British to India, the Muslim League was having the condition precedent that you first grant us the acceptance of Pakistan. A Congress was determined to keep a political unity for whole India. It was the issue at that time which was disturbing. अब हम इलेक्शन की बात देखते हैं. Let's see a bit election issue. लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद इलेक्शन हुआ 1946 में. इस इलेक्शन की खास बात क्या थी? इस इलेक्शन में सबसे खास बात की थी, इसने दोनों कम्युनिटीज के फ्यूचर को सील कर दिया. कैसे सील किया? जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, अगर उस रिजल्ट की एनालिसिस करें तो जो मुस्लिम लीग ने कैंपेन किया, उन्होंने वोट फॉर पाकिस्तान मांगा. वोट फॉर पाकिस्तान, वोट फॉर इस्लाम. 1937 में लीग को मुस्लिम एरिया में 25% जो मुस्लिम एरिया था उसमें 1930 में लीग ओनली 25% ऑफ मुस्लिम सीट, 25% मुस्लिम सीट्स. कांग्रेस का डोमिनेशन था. लेकिन 1946 में इसने कैप्चर किया 90%. मैंने पहले ही समझाया है कैसे उन्होंने इसको कैप्चर किया. 90% मुस्लिम सीट कैप्चर कर लिया. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इस इलेक्शन का, मुस्लिम कम्युनल वोटिंग. मुस्लिम कम्युनल वोटिंग इस इलेक्शन का इंपॉर्टेंट. मुस्लिम कम्युनल वोटिंग यह बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था इस इलेक्शन का. तो मुस्लिम्स ने एक कम्युनल वोट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. यह जो एंटी ब्रिटिश यूनिटी थी वह टूट चुकी थी. लीग ने मुस्लिम लीग का कन्वेंशन किया अप्रैल 1946 में, जहां जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, पाकिस्तान पर नो कंप्रोमाइज. 1946 में उन्होंने अपनी मीटिंग की, कहा पाकिस्तान पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा और पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट के रूप में सामने आएगा. लास्ट इलेक्शन हुआ था, उसके बाद एक इलेक्शन में उन्होंने, अगर देखें तो जो इलेक्शन जो पोस्टपोन किए गए थे गवर्नर जनरल की स्पेशल पावर से, इन केस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड बाय परमिशन इन केस ऑफ प्रोविंस, इसके पर जो कुछ आइडियाज है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हो और वह फ्री गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए
यह लॉर्ड में कप्तान था, मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया। लॉर्ड ने अनाउंस किया सितंबर 1945 को कि गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड टू डू देयर utmost to the leader in opinion the early realization of self government। ये अभी शब्द क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट इंडिपेंडेंस। फिर उन्होंने इलेक्शन होल्ड किए। यह उनका यह एक हिज मैजेस्टी की स्टाइलिक कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडी बनाई जाए और इस बात का स्टेप लिया जाए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बने वो मेन इंडियन पार्टीज के सपोर्ट से हो। उस समय ट्रायल ऑफ इंडियन सोल्जर्स का चल रहा था। यह सवाल भी आ चुका है कि इंडियन सोल्जर्स का ट्रायल किया गया, जिन्होंने आईएनए को ज्वाइन नहीं किया था। 20,000 के आसपास जो सोल्जर्स थे उनको ट्रायल किया गया, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर माना गया जापान के हाथ में, और उन्होंने जिन्होंने आईएनए ज्वाइन किया था उनको प्रिजनर ऑफ वॉर माना गया। इनके बारे में वो कहते हैं केस चला। इस केस में नेहरू, बुढ़ाभाई देसाई एडवोकेट और इंडियंस ने यह आईएनए क्या थे एक पेट्रियोटिक उन्होंने माहौल बनाया। और कांग्रेस की अगर जो आप इलेक्शन देखें तो इलेक्शन का जो रिजल्ट था ये कांग्रेस को सक्सेस मिला जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में। हिंदू महासभा और अदर अपोजिट कैंडिडेट्स थे, इन्होंने मोस्ट विड्रॉ किया रादर देन उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। कांग्रेस ने सिक्योर किया 91.3% सीट्स इन नॉन गवर्नमेंट एरियाज और मुस्लिम लीग ने 86.6% ऑफ टोटल कास्ट इन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। जो फाइनल फिगर आई, कांग्रेस 57, मुस्लिम लीग 30, इंडिपेंडेंस 5, अकाली 62, यूपीएल 8। ये 10102 सिलेक्ट हुई। स्टेट द प्रीवियस असेंबली जो फिगर थी कांग्रेस 36 थी, मुस्लिम 25 थी। द प्रीवियस असेंबली जो फिगर थी। अब आते हैं इसके आगे। वायसराय ने अनाउंस किया 28 जुलाई 1946 में वह इस्टेब्लिश करेंगे एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें कंपोज हुआ पॉलिटिकल लीडर्स का और एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई जाएगी। अब वायसराय ने 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया। इफ जिन्ना रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इंटरिम गवर्नमेंट, अगर जिन्ना इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर देते हैं, इन दैट सिनेरियो अगर जिन्ना इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उस सिनेरियो में उनके बगैर इंटरिम सरकार बनाई जाएगी। सेकेंडली, तो पाकिस्तान है टू बी कंसीडर्ड जो लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है ईस्ट पंजाब में और वेस्ट बंगाल में, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा टू रिमेन इन पाकिस्तान अगेंस्ट द जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और ब्रिटिश कैबिनेट थी बात एग्री कर गए इस व्यू पे। लेकिन इंस्टेड ऑफ वायसराय डिस्कसिंग सेपरेटली विद द लीडर्स अबाउट ईच स्टेट, जो 3 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट थी वह इंडिया प्रोसीड किए। अब यह प्रोसीड क्योंकि अब आ गए यहाँ पे कैबिनेट मिशन। नाउ द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट द कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन के जो लोग आए उसमें एक तो उनके 3 मेंबर्स कौन कौन थे? लॉरेंस, फिप्स, एरिक्सन। अब यह फिल्ड किया गया ग्रांट ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया इज सर्टेनिटी। जो 1946 में हालात थे वह 20, 30 या 42 के नहीं थे। यह इस बात के लिए आए थे किसी तरह से फ्रीडम दे दिया। कैबिनेट मिशन में पहली बार फ्रीडम की बात खुले आती। अब किस तरह गवर्नमेंट बनाई जाए, किसको रिप्लेस किया जाए, किसको सत्ता दी जाए, इट वॉज मेजर इशू। इन कंक्लूजन उन्होंने डिसाइड किया कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को ध्यान रखा जाए और माइनॉरिटीज इंडिया में फ्री फ्रॉम फियर रह सके। साथ में ये भी कहा
कि माइनॉरिटी ऐसा न कर दे कि वह मेजॉरिटी के एडवांसमेंट को प्रभावित कर दे। यह एक नोटेबल डिपार्चर था ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी से। If you read this, it is a very interesting and notable departure from the British government interest. British government ऐसा पहले कभी नहीं करती थी। उन्होंने पहली बार इस बात को कहा कि जो यहाँ पर माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को हम जरूर प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन माइनॉरिटी ऐसा न कर दे कि मेजॉरिटी का जो विकास है वह विकास रुक जाए। तो हम इसको हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? What was the objective of the cabinet mission? What was the objective? To set up quickly a machinery for drawing up the constitution for India and to make necessary arrangement for interim government. तो इसको आप शॉर्ट में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंटरिम गवर्नमेंट। क्लियर? तो अगर सवाल आता है ए बी करके कि कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, आई होप यू कैन आंसर दिस ऑब्जेक्टिव। जो दूसरी बात कही गई कि जब कैबिनेट मिशन अराइव किया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया या ऑब्जर्व किया गया, तो while the Congress party are representing a larger number, it would not be right to regard the Muslim League as merely a minority political right. They are in fact a majority representative of great Muslim community. The second issue, acceptance of the second issue. First वो हो गया objective, second issue acceptance of the power of Muslim. Clear? Not clear? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? क्लियर होने रहा है? अब जो गांधी थे, गांधी ने इस बात को डिनाउंस कर दिया कि जो टू नेशन थ्योरी है, गांधी अभी भी टू नेशन थ्योरी डिनाउंस कर रहे थे। टू नेशन थ्योरी, गांधी टू नेशन थ्योरी को डिनाउंस कर रहे थे कि जो टू नेशन थ्योरी है उसको गांधी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो साफ साफ कहा वो इस बात को अपोज करते हैं कि देयर इज एनी टू नेशन थ्योरी एज प्रपोज्ड बाय द जिन्ना। उनके हिसाब से हिंदू भारत में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। उन्होंने इसका भी अपोज किया। गांधी ऑल्सो अपोज टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। अगर आप गांधी को लिखना चाहेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी यहां से। टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, इसका भी उन्होंने अपोज किया। यस, अगेन अपोज कि कोई दो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी नहीं हो सकती है। इंटरिम पीरियड के गांधी ने सजेस्ट किया जिन्ना अपनी सरकार बनाओ। इंटरिम पीरियड के लिए कहा जिन्ना अपनी सरकार बनाओ। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा, जिसका कांग्रेस में बड़ा विरोध हुआ। अब इस बात के लगातार सीरियस आर्गुमेंट होते रहे। अब अगर हम देखने की कोशिश करें कि मुस्लिम हैज ए डिफरेंट कॉन्सेप्शन फ्रॉम द हिंदूज। एक बात ये कही गई कि मुस्लिम और हिंदूज के बीच में एक अलग कॉन्सेप्शन है, अलग व्यू पॉइंट है। इसको कई स्कॉलर्स ने एडवोकेट करने की कोशिश की। अब उसको है छोड़ देते हैं, लेट्स टेक दैट पार्ट ऑफ द कल्चर, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल ओनली। अब जिन्ना का व्यू क्या था? अब जिन्ना और गांधी के व्यू में, जिन्ना गांधी और नेहरू के व्यू में एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। Only point at issue which Jinnah always clearly avoided, whether in view of India's geographical unity
And the fact that large number of Muslim Hindus lived in areas, how two nations can be formed? How two nations can be formed? The practical aspect is very important here कि कैसे दो नेशन को फॉर्म करना चाहता है। तो जिन्ना लगातार एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का अपोज कर रहे थे। कैबिनेट मिशन जब आता है, कैबिनेट मिशन के आने के बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। अब जरा हम कैबिनेट मिशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैबिनेट मिशन किस तरह से काम करता है। जो कैबिनेट मिशन का सारा इशू था, अब हम लेट्स सी द प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन एंड हाउ इट वाज वर्किंग। कैबिनेट मिशन प्रोग्राम अपोज क्यों हुआ? कैबिनेट मिशन के प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का इशू नहीं था। जो कहा गया, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें न्यूमेरिकली, तो नॉर्थ जोन में मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन कैसी थी? नॉर्थ जोन में हिंदू और मुस्लिम, नॉर्थ जोन में जो हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वह पॉपुलेशन थी 60-38। नॉर्थ जोन जो एक पार्ट बांटने की बात हो रही थी। और अगर ईस्टर्न में देखें तो 15 पॉइंट, तो अगर ये नॉर्थ में है, अगर ईस्टर्न में हम देखें तो 15.7 एंड 48.2, यह मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन का रेशियो था। ये हिंदू मुस्लिम, अगर ईस्टर्न में देखें तो बहुत ज्यादा क्लोज था। अब ऐसी एरिया को कैसे बांटा जाए? मिशन इस कंक्लूजन पे आ गया कि दैट इज सेपरेट सोवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट वैलिड। इसको एनालाइज करके कैबिनेट मिशन इस पे आया कि सेपरेट सोवरेन पाकिस्तान नॉट पॉसिबल। कैबिनेट, अब ये भी शॉर्ट फिल्म का हो गया कि कैबिनेट मिशन ने क्या पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया नहीं किया था। तो मिशन इस बात पे आ गया कि सेपरेट सोवरेन पाकिस्तान पॉसिबल नहीं है। अब इस कंक्लूजन के बाद मिशन डिड नॉट सी एनी जस्टिफिकेशन कि वह इंक्लूड करे हिंदू मेजॉरिटी एरियाज ऑफ पंजाब, आसाम, बंगाल। पंजाब, आसाम, बंगाल, इसका जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, इसको पाकिस्तान में शामिल किया जाए, इस पर मिशन बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। जो न्यू स्टेट बन रहा है वह एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली न्यू स्टेट वायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के बीच ज्योग्राफी का इश्यू है, दोनों के बीच कनेक्टिविटी का इश्यू है, और ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। और जो दो प्रपोज कर रहे हैं, दोनों के बीच 700 माइल्स का डिफरेंस होगा। तो यह कैबिनेट मिशन का व्यू पॉइंट था, इस व्यू पॉइंट से था कि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन लीग को संतुष्ट करने के लिए लीग ने प्रपोज किया एक वीक यूनियन गवर्नमेंट। लीग ने प्रपोज कर दिया एक वीक यूनियन गवर्नमेंट कि आप एक वीक यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं। इस वीक यूनियन गवर्नमेंट के अंदर लिमिटेड सब्जेक्ट होंगे और प्रोविंसेस का कंपलसरी ग्रुपिंग कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कंपलसरी ग्रुपिंग के सिद्धांत पे यह टूट गया। प्रोविंसेस का हम कंपलसरी ग्रुपिंग कर देते हैं। किसी को तो दिक्कत आ रही है? बोला कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रोविंसेस का हम कंपलसरी ग्रुपिंग कर देते हैं। इस बात को जब कहा गया कि प्रोविंसेस का कंपलसरी ग्रुपिंग कर देते हैं, तब यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया कि प्रोविंसेस का कंपलसरी ग्रुपिंग किस तरह से होगा। अब प्रोविंसेस के कंपलसरी ग्रुपिंग से प्रॉब्लम क्या थी, उसमें फायदा और नुकसान क्या था? प्रोविंसेस के कंपलसरी ग्रुपिंग, एक एरिया था आसाम, आसाम डीप सी में था और आसाम मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं था।
अगर इस कंपल्सरी ग्रुपिंग को ऑप्शनल कर दोगे तो आसाम उस ग्रुपिंग से बाहर हो जाएगा। गॉट इट? नॉट गॉट इट? अगर इस कंपल्सरी ग्रुपिंग कर दोगे तो आसाम बाहर हो जाएगा। तो जो इशू था कंपल्सरी वर्सेस ऑप्शनल ग्रुपिंग का, तो मुस्लिम लीग को प्लेकेट करने के लिए मिशन ने एक वीक गवर्नमेंट की बात, यूनियन गवर्नमेंट की बात की, जिसके पास लिमिटेड सब्जेक्ट हो गए, और कहा, मिशन ऑफर किया कि जो यूनाइटेड इंडिया होगा वीक सेंटर होगा और प्रोविंसेस का कंपल्सरी ग्रुपिंग कर देते हैं, और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मेंबर है उनको प्रपोज जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब इस सारे रिजर्वेशन के बाद मुस्लिम लीग ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान एक्सेप्ट कर लिए, दोनों एक्सेप्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रीम ऑफ पाकिस्तान था। इसमें ड्रीम ऑफ पाकिस्तान था, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ ज्वाइनिंग द असेंबली एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉन्ग टर्म प्लान था, फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्वाइनिंग द कैबिनेट, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। और जो कांग्रेस का एक्सेप्टेंस था लॉन्ग टर्म प्लान का, वह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक इंडिया के था। उसी बात मीनवाइल जो इलेक्शंस में काउंसिल असेंबली के जुलाई 1946 में, इसमें हाउस में 296 कांग्रेस के मेंबर थे और 212 मेंबर थे लीग के। अगर हम उसके इलेक्शन के आधार पर काउंसिल असेंबली को देखें जो जून 46 में हुआ है, इसमें हाउस में 296 थे, उसमें कांग्रेस के 212 थे और लीग के सिर्फ 3 थे। जो कांग्रेस की वास्ट मेजॉरिटी थी उसने लीग को चौकन्ना कर ऐलान कर दिया कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान है वह उनके लिए शायद ठीक नहीं होगा, और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान कर दिया। जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया गुड बाय टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिन्ना ने इसको रिजेक्ट क्यों किया? व्हाई रिजेक्टेड? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ट्राई टू, आई एम गोइंग वेरी स्लो, जहां आई कैन रिपीट इट बिकॉज दिस नीड टू बी क्लियर, वेरी क्लियर विद फुल क्लैरिटी। अब जिन्ना ने इसको रिजेक्ट क्यों किया? पहला, कांग्रेस का ये व्यू था, कांग्रेस ने अडॉप्टेड द व्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ सोवरेन बॉडी। कांग्रेस ने क्या बोला? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या सोवरेन बॉडी, कांग्रेस असेंबली क्या है? यह एक सोवरेन बॉडी है, यह एक सार्वभौमिक, यह एक संप्रभुता संपन्न संस्था है। इसका मतलब क्या हो गया? It was not bound by the restrictions prescribed by the cabinet mission. This sovereign body is not bound by restrictions prescribed by cabinet mission. Got it? तो यह कैबिनेट मिशन के जो रिस्ट्रिक्शन है उसको वो रूल कर सकती है। नेहरू ने साफ साफ कहा कि उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको एक्सटेंड करने की बात कही, इसने मुस्लिम लीग को अलाउ कर दिया। दूसरा, कांग्रेस ने कहा प्रोविजंस रिलेटिंग टू ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल। दूसरा क्या कहा? ग्रुपिंग का प्रोविजन है वह ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ग्रुपिंग का जो प्रोविजन है
इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। इसका मतलब क्या होगा कि यह अफेक्ट करेगा, जो आसाम का जो मुद्दा है वो अफेक्ट करेगा। आसाम क्या था, इट वाज ए नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। आसाम जो था वह नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था। तो अगर यह ग्रुपिंग ऑप्शनल होगी, नॉट कंपल्सरी, तो आसाम उसके बाहर चला जाएगा। यह मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा था। जो प्रोविजन जो यह इस एकमात्र राज्य को कर रहा था, अगर कंपल्सरी आसाम को बंगाल के साथ लिंक कर दिया जाएगा तो वह उस ग्रुप में रहेगा और मुस्लिम डोमिनेटेड बंगाल उसको कंट्रोल करेगा। मुस्लिम लीग ने कहा ग्रुपिंग वाज कंपल्सरी, अदरवाइज it would have no hold on Assam. Its interpretation was finally supported by the British government. British government ने 6 दिसंबर 1946 को उसके इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट किया। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो यह मतभेद था, इस मतभेद के कारण यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अगर हम इस मुस्लिम लीग के और अब अगर हम 2-3 चीजों को और समझने की कोशिश करें कि यह क्या कारण थे। देखिए, अगर हम देखें कि जो मुसलमान अधिकारी, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्यों कमजोर मुसलमान कांग्रेस साथी, अगर हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समर्थन को देखें, सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, अगर हम मुसलमानों में ही समर्थन देखने की कोशिश करें, जो मुसलमान अधिकारी थे, बड़े खान थे, जमींदार थे, वह किसके पक्ष में थे? वह मुस्लिम लीग के पक्ष में थे। और जो कमजोर लोग थे वह किसके पक्ष में थे? वह कांग्रेस के पक्ष में थे। जो कांग्रेस का जो नारा था, जो 1930 के दशक में लगा था, एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर संविधान सभा का निर्माण, इसको त्याग देना सबसे जरूरी है पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए। तो भारत के अंदर जो मुसलमान, अगर देखा जाए मुस्लिम लीग क्या थी, वो ट्रेडिशनली एक अमीरों की पार्टी थी, शहरी पार्टी थी। इसलिए मुस्लिम लीग का जो कंट्रोल था पहले कम हुआ करता था, जब तक मुस्लिम लीग ने यह काम नहीं शुरू किया कि कैसे वह एक कम्युनल आधार पर वोट प्राप्त करना वो आरंभ करे। अब जो कांग्रेस की आलोचना दी जाती है कि कांग्रेस ने जो ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे, इस पर शायद ज्यादा काम किया होता। कांग्रेस ने दूरगामी और कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान और इमीडिएट प्लान दोनों एक्सेप्ट किए होते तो शायद भारत का विभाजन न होता। इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग की जो योजना है, उस योजना से क्या जिन्ना के पास विकल्प था। जब कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की तो जिन्ना के पास सिर्फ 2 विकल्प थे। या तो वह ऐसा पाकिस्तान स्वीकार कर ले जो सड़ा गला है, ढीला ढाला है और 3 स्तरों वाला संघीय ढांचा है, जिसमें मुसलमानों को एक राष्ट्र के भीतर पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर प्रांतों में शासन का अवसर मिलेगा। मिशन का यह कहना था कि संप्रभुता संपन्न पाकिस्तान का बनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें गैर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। जो मैंने फिगर आपको दिया है कि आसाम और बंगाल में 48.3% गैर मुसलमान थे। तो जो सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के जिस सिद्धांत की बात लीग कर रहा था, उसके अंतर्गत जो पश्चिम बंगाल के हिंदू बहुल इलाके थे, पंजाब में सिंह हिंदू प्रधान जो अंबाला और जामंदर थे, उनको अलग करना पड़ता। तो वन प्रॉब्लम जियोग्राफिकल तो आप इस इशू को हैंडल करते समय आप इन फिगर्स को याद रखिए कि क्या वहां पर
न्यूमेरिकली दोनों संप्रदायों के साथ। तो कैबिनेट मिशन, अगर हम इस सवाल को समझने की कोशिश करें, अगर हम प्रीलिम्स का सवाल बनाएं, कैबिनेट मिशन एक सेपरेट पाकिस्तान क्यों नहीं बनाना चाहता था, तो एक पॉइंट दिया आएगा। दूसरा पॉइंट था कि कैसे वह एरियाज को बांटेगा। तीसरा, ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान में 700 मील का डिफरेंस था। गॉट इट? तो यह एक कारण था कि जिसके कारण वो तैयार नहीं थे। जो बंगाल और पंजाब का विभाजन था, वह जो वहां का आंचलिक संबंध था उसके विरुद्ध था। देयर वर वेरियस इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इश्यूज देयर। तो इसलिए जो अल्टरनेट दिया गया, जो ऑप्शनल दिया गया, जो विकल्प दिया गया, वह विकल्प क्या दिया गया? वह विकल्प दिया गया कि आप एक ढीला ढाला सेंटर कर दो जिसके पास 3 महत्वपूर्ण विभाग हो, फॉरेन, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, जिसमें संविधान का, जब संविधान सभा का चुनाव किया जाए तो प्रांतीय असेंबली को 3 मंडलों में बांट दिया जाए। हिंदू बहुल के लिए ग्रुप ए, उत्तरी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी के लिए बी और सी, और इनको अपनी स्वयं के मध्यम की कार्यकारिणी विधायिका बनाने का अधिकार दिया जाए। जैसे मैंने कहा है, अगेन रिपीटिंग, क्या आपके दिमाग में घुस जाए कि लीग चाहती थी कि वह ऑप्शनल हो, वह कंपल्सरी हो, वह ऑप्शनल न हो। अब इस बात को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहा और कांग्रेस को इस बात के लिए आपत्ति थी कि संविधान सभा में जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे, राजवाड़े थे, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई सदस्य नहीं आ रहा था, तो वह चुने हुए प्रतिनिधि चाह रही थी। तो नेहरू ने 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उनकी पार्टी संविधान सभा के चुनाव में भाग लेगी, लेकिन कोई अनिवार्य समूहीकरण नहीं होगा। और यहीं पर जाकर जो लॉन्ग टर्म प्लान, इसी के आधार पर लीग ने अपनी कैबिनेट मिशन को दी गई सहमति वापस ले ली और जो मिली जुली सरकार स्थापित करने के वेबल के प्रयास से असफल हो गए। अब एक और चीज थे, जिन्ना चाहते क्या थे कि सरकार कैसी बने, सरकार कैसी बने। हाउ द गवर्नमेंट में बी फॉर्म। अब जिन्ना क्या चाहते थे? जिन्ना चाहते थे 5 कांग्रेसी हिंदू हो, 5 लीगी मुसलमान हो, 1 सिख हो, 1 अनुसूचित जाति। 5 कांग्रेसी किसके कहते हो? 5 मुस्लिम, 1 सिख, 1 एस। ये कौन चाहता था? ये जिन्ना चाह रहे थे। कांग्रेस ने जो ये जिन्ना की जो यह मांग थी, इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया कि मुसलमानों हरिजनों को वह अपने सदस्य में से नामजद करेगी। मुसलमान हरिजन कांग्रेस नहीं, हम भी इसको देंगे। इस पर जिन्ना बिल्कुल तैयार थे। उसके बाद जब ये फेल हो गया तो उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति दिवस की घोषणा कर दी, नेशनल डिलीवरेंस डे। और नोआखली और कलकत्ता में दंगे हो गए। कहा जाता है गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जब कलकत्ता में, नोआखली में, बिहार में, पंजाब में दंगे हो रहे थे, जब लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, तब उन्होंने वहां जाके दंगों को समाप्त करने की कोशिश की। अब इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार की भूमिका थी दंगों में बहुत ही खतरनाक थी, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। लीग लगातार अटैक कर रही थी और उस सांप्रदायिक समस्या के समय में बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया। I think I will take one more lecture for partition of India. I will do it tomorrow. I will try to finish tomorrow the modern India. We have done a complete long stretch of the modern India, and hopefully tomorrow we'll do it. Because already we have done the 3 hours class. It's enough class. कोई सवाल हो आप लोग जरूर पूछिए, I will answer the question. Ritik, you can stop the